हेलो एवरीवन। तो आज मैं द रिडेम्पशन ऑफ अर्ल नॉटिंघम मांगा के अगले चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि इयान मेडेलिन से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। उसका प्रपोजल सुनकर मेडेलिन काफ़ी हैरान हो जाती है। मेडेलिन को हैरान देखकर इयान उससे कहता है कि शायद मेरा प्रपोजल सुनकर आपको थोड़ा शॉक लग गया, इसीलिए मैं आपसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। मैंने सुना है कि आपकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। ये सुनकर मेडेलिन उससे पूछती है कि उनके बैंकरप्ट होने का इयान के प्रपोजल से क्या लेना देना है। इस पर इयान उससे कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें वो सभी चीज़ें दे सकता हूँ जिनकी तुम्हें ज़रूरत है, और मैंने अपने माता पिता को भी पहले ही मना लिया है, इसीलिए तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो प्रपोजल रिंग के एक बॉक्स को अपनी पॉकेट से निकाल कर खोलता है और फिर मेडेलिन से कहता है कि मेरी आपसे शादी करने की ख्वाहिश है। इयान मेडेलिन से कहता है कि आपने तो देखा ही होगा कि मेरे पिता काफ़ी बीमार है, इसीलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैं चाहता हूँ कि वो अपने सामने हम दोनों की शादी होते हुए देख लें। इयान की बातें सुनकर मेडेलिन काफ़ी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि हमारी शादी। इस पर इयान उसे हाँ में जवाब देता है। ये सुनते ही मेडेलिन काफ़ी गुस्सा हो जाती है, पर फिर हंसते हुए इयान से पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। इयान ने नहीं सोचा था कि मेडेलिन उससे ये सवाल पूछेगी, इसीलिए वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और फिर मेडेलिन से पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। इस पर मेडेलिन उससे कहती है कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो। एक बार फिर से मेडेलिन का सवाल सुनकर इयान खड़े होते हुए मेडेलिन से पूछता है कि प्यार। इयान मेडेलिन से कहता है कि प्यार बहुत चंचल होता है, इसीलिए वो थोड़े ही समय तक रहता है, इसीलिए प्यार के बजाय ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि मुझे आपके साथ समय बिताकर काफ़ी खुशी होती है, या फिर आप ये भी कह सकती हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ। ऐसा कहकर वो उस रिंग बॉक्स को बंद कर देता है और फिर मेडेलिन से कहता है कि आप एक अजीब फिलोसोफर की तरह बातें करती हैं और ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करना एंजॉय करती है जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। फिर इयान मेडेलिन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, पर मुझे लगता है कि आप अपने पिता से ज़्यादा जिम्मेदार इंसान हैं। आपने कहा था कि आप किसी और पर निर्भर होकर अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती है। क्या आपने ऐसा नहीं कहा था? सच कहूँ तो ऐसा करने के लिए आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, और उससे भी बड़ी बात मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी समझदार हो, ना कि दूसरी यंग लेडीज़ की तरह भोली भाली। इसीलिए आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए और इस शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। इयान की सारी बातें सुनने के बाद मेडेलिन अपने आज को अपने अतीत के साथ कंपेयर करने लगती है और फिर इयान से कहती है तो आप मेरा प्यार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही इयान थोड़ा हड़बड़ा जाता है और मेडेलिन को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मेडेलिन उससे कहती है कि आज वो यहाँ पर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए नहीं आई थी। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी इयान उसका हाथ पकड़ लेता है। मेडेलिन की बातें सुनने के बाद इयान काफ़ी एंग्शियस हो चुका था, इसीलिए वो मेडेलिन को रोकते हुए उससे पूछता है कि क्या वो ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। अगर ऐसी बात है तो उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी मेडेलिन को फिर से अपनी पिछली ज़िंदगी की यादें आने लगती है। मेडेलिन को उस दिन की याद आती है जिस दिन इयान मेडेलिन की मौत से पहले उसकी बाजू पकड़कर गुस्से में उससे बहुत सारे सवाल कर रहा था। अपनी पिछली ज़िंदगी की इस याद के आते ही मेडेलिन झटके से इयान से अपना हाथ छुड़ाते हुए इयान को जवाब देती है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए समय नहीं चाहिए। मैं अपने पिता के कर्ज के कारण किसी आदमी के हाथों नहीं बिकना चाहती। अगर मैं फिर से वही गलती करूंगी तो ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। मेडेलिन की ये बातें सुनकर इयान उससे पूछता है कि वही गलती से उसका क्या मतलब है, आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। पर मेडेलिन उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। फिर इयान मेडेलिन से फिर से कहता है कि ये ऑफ़र मेडेलिन के लिए भी फ़ायदेमंद है। इयान मेडेलिन को समझाते हुए कहता है कि वो उसकी बेइज्जती करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन एक लंबी सांस लेती है और फिर शांत होकर इयान से कहती है कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मेडेलिन की ये बातें सुनकर इयान थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर मेडेलिन से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके प्रपोजल की वजह से अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो एक मजाक बनकर रह गया हो। इयान मेडेलिन से कारण पूछता है कि आखिर वो दोनों कभी एक क्यों नहीं हो सकते। इस पर मेडेलिन उसे जवाब देती है कि वो दोनों ही एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और इसी वजह से वो दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते।
मेडेलिन का जवाब सुनकर इयान बहुत हताश हो जाता है और थोड़ी देर तक वहीं खड़े होकर मेडेलिन की कही हुई बातों के बारे में सोचता रहता है और फिर निराश होकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। इयान के वहाँ से जाने के बाद मेडेलिन अपने आप से कहती है कि पहली बात तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। भले ही मेरी इस जिंदगी के इयान ने अभी तक कुछ गलत नहीं किया हो, पर उम्मीद के लिए हमारे रिश्ते में कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही हमें मेडेलिन की पास्ट लाइफ की एक और मेमोरी को दिखाया जाता है, जब मेडेलिन 26 साल की थी। उस दिन जब मेडेलिन का डॉग कोरी अचानक से कहीं गायब हो गया था और बारिश की वजह से इयान ने सभी को मैनर के अंदर ही रहने के लिए कहा था। मेडेलिन को कोरी की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि उस दिन पूरी रात बारिश हो रही थी और मेडेलिन को डर था कि कहीं कोरी को कुछ हो ना गया हो, इसीलिए वो अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। पर तभी अचानक से उसके दरवाजे पर नॉक होता है। जब मेडेलिन अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो उसे बटलर अपने डॉग कोरी के साथ दरवाजे पर दिखाई देता है। कोरी को सही सलामत देखकर मेडेलिन बहुत खुश हो जाती है। कोरी भी मेडेलिन से मिलकर बहुत खुश था, पर इससे पहले कि मेडेलिन बटलर से कोरी के बारे में कुछ पूछ पाती, बटलर मेडेलिन को बताता है कि उनके माली ने कोरी को ढूंढा है। बटलर मेडेलिन से कहता है कि आज सुबह बगीचे के माली को कोरी बारिश में भीगा हुआ मिला, पर वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर मेडेलिन बटलर से कहती है कि वो उस माली को कोरी को ढूंढने के लिए थैंक यू कहना चाहती है, इसीलिए वो उससे मिलना चाहती है। ऐसा कहकर वो बटलर से पूछती है कि इस वक्त वो माली कहाँ पर है, पर यह सुनते ही बटलर नर्वस हो जाता है और मेडेलिन को जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाता है। मेडेलिन उस माली को ढूंढने के लिए वहां से जाने ही वाली थी, पर तभी बटलर उसे रोकते हुए कहता है कि ये तो उस माली की ड्यूटी है। माली के बारे में ऐसा कहने के बाद बटलर मेडेलिन को बताता है कि लॉर्ड नॉटिंघम यानी कि इयान को सर्दी हो गई है। ये सुनकर मेडेलिन थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर बटलर से पूछती है कि सर्दी? अचानक से इयान को सर्दी कैसे हो गई? क्या उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है? मेडेलिन के सवाल सुनकर बटलर मेडेलिन को बताता है कि डॉक्टर ने इयान को बेड रेस्ट बताया है, इसीलिए वो ऊपर उसके कमरे की तरफ ना जाए। पर बटलर की बातें सुनने के बाद मेडेलिन को डाउट पड़ता है कि कहीं इयान ही तो कोरी को ढूंढ कर नहीं लाया है। इसीलिए बटलर के मना करने के बावजूद भी मेडेलिन ऊपर इयान के कमरे के बाहर पहुंच जाती है। मेडेलिन काफ़ी देर तक इयान के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है। वहीं मैनर के बाहर अभी भी बहुत बारिश हो रही थी। ये देखकर मेडेलिन अपने आप से कहती है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, पर फिर सोचती है कि इयान को आज ही के दिन सर्दी कैसे हुई। मेडेलिन के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मेडेलिन एक लंबी सांस लेती है और फिर अपने आप से कहती है कि मैं सिर्फ यही देखूंगी कि वो ठीक है कि नहीं। ऐसा कहकर वो इयान के कमरे का दरवाज़ा खोलती है, पर अंदर जाने पर उसे फर्श पर पानी गिरा हुआ दिखता है। तभी मेडेलिन का ध्यान हैंगर पर लटके हुए इयान के कोट पर जाता है, जिसमें से पानी की बूंदें टपक कर फर्श पर गिर रही थी। फर्श पर गिरे हुए पानी और हैंगर पर लटके हुए इयान के भीगे हुए कोट को देखकर मेडेलिन अपने आप से कहती है कि यह सच नहीं हो सकता। और इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।